हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम समझेंगे एफआईआर के विधिक प्रावधान क्या हैं। साथ ही इसमें एक केस लो है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उस केस लो को समझेंगे और ये समझेंगे एफआईआर के बारे में अन्य तथ्य क्या हैं। तो बिना समय गवाए आइए समझते हैं। जो एफआईआर पंजीकृत होती है वो धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत पंजीकृत होती है। इसमें दिया गया कि संज्ञेय मामलों में सूचना। संज्ञेय मामलों में सूचना का मतलब है कि जब कोई इंफॉर्मेशन थाने को कॉग्निजेबल ऑफेंस में दी जाती है तो वो मात्र एक सूचना होती है। जैसे ही वो रजिस्टर्ड की जाती है या सीसीटीएनएस में अपलोड होती है तो वो हो जाती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, मतलब के एफआईआर। अब इसमें प्रावधान ये दिए गए हैं कि 3 तरह की एफआईआर होती है और उसके माध्यम भी 3 ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन तथ्यों को समझते हैं कि किन तथ्यों में एफआईआर पंजीकृत होगी। कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, मतलब के संज्ञेय अपराध से संबंधित उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, इसमें कोई भी क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। घटना कहीं भी घटित की हुई हो, जैसे कि घटना आगरा के अंतर्गत घटित होती है, वो व्यक्ति चाहे तो अपना मुकदमा गाजियाबाद के अंतर्गत भी पंजीकृत करा सकता है। तो इसमें क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां पर भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वहां पर उनको एफआईआर पंजीकृत करनी पड़ेगी थाना प्रभारी को। और इसमें यह मैंडेटरी है कि थाना प्रभारी को अगर संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो वो उसे पंजीकृत करे। ऐसा नहीं है कि वो उसमें टालम टोल करता है तो धारा 199 बीएनएस का अपराध करता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इसमें ऐसा है कि वो टालम टोल कर सकता है, या टालम टोल से मतलब है कि क्या उसकी जांच के लिए आदेश दे सकता है। ये होती है प्रारंभिक जांच, और इसकी क्या लीगल व्यवस्था है उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये कि जब सूचना दी जाती है, सूचना के 3 माध्यम हो सकते हैं। सबसे पहला माध्यम है मौखिक रूप से, और दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्हाट्सएप पर थाना प्रभारी के सीयूजी नंबर पर भेज करके, या जो एक आधिकारिक वेबसाइट है या ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर भेज करके ये सूचना दी जा सकती है। इसमें 3 दिन का प्रावधान किया गया है कि संबंधित व्यक्ति मान लो आज सूचना भेज देता है थाना प्रभारी के व्हाट्सएप पर, और तो 3 दिन के अंतर जाकर के थाने पर उस पर सिग्नेचर अपने करेगा, तब ही एफआईआर पंजीकृत होगी। तो इसके बारे में समझेंगे कौन सी एफआईआर होती है। और तीसरा माध्यम है लिखित रूप से, व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर के जाता है, लिखित रूप से एप्लीकेशन देता है। तो 3 माध्यम से मौखिक सूचना दे दी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे दी और तीसरी सूचना लिखित में दे दी, इन 3 माध्यमों से देता है। तो पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का सार प्रविष्ट किया जाएगा। सूचना का सार जैसे ही प्रविष्ट किया जाता है, मतलब जनरल डायरी में प्रविष्ट किया जाता है, उसके बाद में सीसीटीएनएस पर उसको पंजीकृत कर दिया जाता है, तो वो बन जाती है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखते हैं कि इसमें एफआईआर के प्रकार कितने हैं। प्रकार से मतलब ये नहीं है कि मतलब एफआईआर अलग अलग प्रकार की होती है, उसके नाम अलग अलग किए गए, परफॉर्मा एक ही प्रकार का होता है। तो सबसे पहली जो नॉर्मल एफआईआर पंजीकृत होती है वो होती है, और दूसरी होती है ई एफआईआर। ई एफआईआर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक सूचना दी जाती है, तो वो ई एफआईआर होती है। ये हालांकि उत्तर प्रदेश में यूपी कोप एक एप्लीकेशन है, यूपी कोप नाम से, तो उस एप्लीकेशन पर ये एफआईआर पंजीकृत करा दी जाती है, उसको ई एफआईआर बोलते हैं। अब मैं जो पहले बता रहा था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना, वो केवल इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसे हम ई एफआईआर नहीं कहेंगे। ई एफआईआर कहेंगे जो यूपी कोप ऐप पर पंजीकृत कराई जाती है डायरेक्ट, और ये अज्ञात के खिलाफ होती है, नामित व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती है। इसमें भी ये प्रावधान दिया गया यूपी कोप में भी कि हत्या जैसे जो जघन्य मामले हैं वो डायरेक्ट पंजीकृत नहीं किए जा सकते हैं। इसमें नॉर्मल मामले जैसे छिनैती हो गई या लूट हो गई, ये मामले इसमें जो अज्ञात के विरुद्ध होते हैं वो पंजीकृत कराए जा सकते हैं यूपी कोप के माध्यम से। अब तीसरी कंडीशन आ गई जो एफआईआर के प्रकार में है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर, इसका भी जो विधिक प्रावधान है 173 बीएनएसएस के अंतर्गत ही है। जीरो एफआईआर में प्रावधान ये होता है कि घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्र का है किसी का, और जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मामला आगरा में घटित होता है तो उसकी गाजियाबाद में भी एफआईआर पंजीकृत कराई जा सकती है। तो गाजियाबाद का जो भी थाना है वो जीरो एफआईआर पंजीकृत करेगा, और जीरो एफआईआर पंजीकृत करने के बाद में उस एफआईआर को ट्रांसफर कर देगा कहां के लिए, आगरा के लिए, मतलब कि जहां पर घटना घटित हुई है उस क्षेत्र के लिए ट्रांसफर कर देगा, इन्वेस्टिगेशन वहां से होगी। और जीरो एफआईआर का जो विधिक प्रावधान है वो किसके अंतर्गत था, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनाती रामुलु एआईआर
1993 सुप्रीम कोर्ट का मामला था, इसमें जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया था। ये बीएनएस के अंतर्गत ही जीरो एफआईआर का प्रावधान नहीं आया है, पूर्व से भी जीरो एफआईआर पंजीकृत होती रही हैं। अब इसके अलावा ये हमने देख लिया इसके प्रकार। अब देखते हैं एफआईआर के अन्य तथ्य क्या है। एफआईआर के अन्य तथ्य देखते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क दी जाएगी। सभी को पता है कि थाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो प्रति है वो निःशुल्क दी जाती है। धारा 173(2) के अंतर्गत बीएनएसएस में ये प्रावधान किया गया है। एफआईआर एक लोक दस्तावेज है। लोक दस्तावेज मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको कोई व्यक्ति देख सकता है, इसीलिए कई बार यूपी कॉप से व्यक्ति डाउनलोड करके देख लेते हैं। और ये व्यवस्था जो की गई थी, इसमें जो लोक दस्तावेज बताया था हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य 2023 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि ये एक लोक दस्तावेज है। अब आता है एक मामले में 2 एफआईआर पंजीकृत की जा सकती है, नहीं तो 2 एफआईआर एक मामले में पंजीकृत की जा सके, लेकिन भिन्न भिन्न आधार पर। एक व्यक्ति ने एफआईआर पंजीकृत कराई है, उसके आधार अलग हैं, और दूसरे व्यक्ति ने एफआईआर पंजीकृत कराई है, उसके आधार अलग अलग हैं। तो दोनों भिन्न भिन्न आधार पर एफआईआर पंजीकृत 2 एफआईआर पंजीकृत कराई जा सकती हैं। अब व्यक्ति जाता है हाई कोर्ट के लिए, उसे क्वेश्चन कराने के लिए एक एफआईआर को कि भाई एक मामले में 2 एफआईआर पंजीकृत हो गई। अब उसमें से जब आधार भिन्न भिन्न है तो दोनों एफआईआर बनी रहेंगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी तथ्य सामने आते हैं वो कोर्ट के सामने पेश कर दिए जाएंगे। अब और व्यवस्था क्या की गई है इसमें कि एफआईआर कौन पंजीकृत करा सकता है। अब बात ये आती है, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि उसने एफआईआर पंजीकृत नहीं कराई या उसने नहीं कराई या इनको करानी चाहिए थी। तो एफआईआर कोई भी व्यक्ति पंजीकृत करा सकता है, जिसमें कि अपराधी भी शामिल है, अभियुक्त भी एफआईआर पंजीकृत करा सकता है। जिसको मामले के तथ्यों की जानकारी हो प्रत्येक वो व्यक्ति एफआईआर पंजीकृत करा सकता है। जैसे कि कहीं पर ये घटना घटित होती है, एक एक्सीडेंट घटित हो जाता है कहीं पर, और जो चक्षुदर्शी साक्षी है वो वहां पर देख रहा है वो सारी घटना को, तो वो बेशक से उस पीड़ित से, जो भी घायल व्यक्ति है उससे कोई परिचय ना हो, लेकिन वो फिर भी जाकर के थाने में एक सूचना दे सकता है, एफआईआर पंजीकृत करा सकता है, क्योंकि उसको मामले के तथ्यों की जानकारी है, उसके सामने घटित घटना हुई है। अब कई बार ये होता है जब कोई व्यक्ति एफआईआर पंजीकृत नहीं कराता तो फिर पुलिस एफआईआर पंजीकृत कराती है, वो इसी तथ्य के आधार पर पंजीकृत करा देती है, क्योंकि वो मामले के तथ्यों को जानती है कि क्या घटना घटित हुई थी, और एफआईआर पंजीकृत करा देती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जो भी मामला आता है निकल करके उस तरह की कार्रवाई आगे के लिए की जाती है, तो कोई भी पंजीकृत करा सकता है। अब यहाँ एक तथ्य आता है कि मान लो अभियुक्त ने एफआईआर पंजीकृत कराई है, तब क्या किया जाए। अभियुक्त अगर एफआईआर पंजीकृत कराता है और बाद में पता चलता है कि यही अभियुक्त है, जो वादी बना था यही अभियुक्त है, तो उसमें उसको अरेस्ट किया जाए। अगर अरेस्टिंग का मामला है और नहीं तो उसको अभियुक्त बनाया जाता है, जो वादी है उसी को अभियुक्त बनाया जाता है, और उसमें कोर्ट पुलिस को वादी मान लेती है, तो वो एफआईआर अभियुक्त भी पंजीकृत करा सकता है। एफआईआर पंजीकृत कराने से होता क्या है, देखो होने को तो ये होता है, एफआईआर पुलिस को सूचना मिल गई, वो इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू भी है एफआईआर की। जब कोर्ट में जाती है, ट्रायल पर मामला आता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू को समझते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य क्या है। साक्ष्य मूल्य है सूचना देने वाले व्यक्ति के कथन का खंडन करने में, अगर जिस व्यक्ति ने सूचना दी है, मतलब कि वादी ने जो कथन किया है ट्रायल में, जब ट्रायल में पहुंचा मामला तो वहां पर कोई ना कोई कथन करेगा, वो अपना कथन देगा करेगा कि ऐसे ऐसे घटना घटित हुई थी। अब उसमें कंट्राडिक्शन है, एफआईआर के अंतर्गत कंट्राडिक्शन है, तो उसमें एफआईआर की वैल्यू है कि जब एफआईआर में तो आपने ये तथ्य लिखवाए थे, लेकिन अब कोर्ट के सामने आप ये बयान दे रहे हो, तो उसका खंडन करने के लिए इसकी वैल्यू है। दूसरा, सूचना देने वाले व्यक्ति के कथन की संपुष्टि करने में। अब यहाँ तो कंट्राडिक्शन दे रखा था, लेकिन यहाँ पर उसकी पुष्टि करने के लिए कि हाँ इसने एफआईआर के अंतर्गत भी यही तथ्य पंजीकृत कराए थे, जो भी सूचना दी थी, और यही यहाँ पर कोर्ट में बयान दिया जा रहा है उसके लिए। अब तीसरी कंडीशन आती है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 का। इसमें क्या है, मृत्युकालिक कथन, मृत्यु पूर्व घोषणा के रूप में। अगर एफआईआर पंजीकृत कराने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसको उसका मृत्युकालिक कथन समझा जाता है, उसी एफआईआर को उसका मृत्युकालिक कथन समझ लिया जाएगा। ये कंडीशन आई तो इसकी एक साक्ष्य वैल्यू है एफआईआर की। ऐसे नहीं है कि मतलब बड़ा सोच समझ के एफआईआर पंजीकृत करानी चाहिए, वो सारे तथ्य उसमें लिख देने चाहिए जो घटना घटित हुई है। अब नेक्स्ट आता है ये कि एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड की जा सकेगी या नहीं की जाएगी। तो इसको एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि यूपी कॉप पर एफआईआर मिल जाती है, कोई भी एफआईआर आप देख सकते हैं उसमें। लेकिन इसमें भी कुछ विधिक प्रावधान ऐसे किए गए हैं, कुछ मामले ऐसे आए थे कि जिनको शो नहीं किया जा सकता। वैसे ये मामला था
यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। ये AIR 2016 का है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसको छोड़ करके यौन अपराध, यौन उत्पीड़न के मामले, बलात्कार या आतंकवाद या बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम मतलब पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों को छोड़ करके इनकी FIR को शो न किया जाए। बाकी की FIR को 24 घंटे के अंतर्गत वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और कोई व्यक्ति उसको देख लेगा। ये अपलोड से संबंधित मामला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, देख लें। अब मामला आता है जो महत्वपूर्ण केस जो है FIR से संबंधित, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 का है। सुप्रीम कोर्ट का ने इसमें दिशा निर्देश दिए थे। क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो देख लेते हैं। संज्ञेय अपराध में FIR पंजीकृत करना अनिवार्य है। SHO को जब संज्ञेय अपराधी सूचना मिलती है तो उसको पंजीकृत करना अनिवार्य है। संज्ञेय अपराध होने की प्रारंभिक जांच 7 दिवस के अंदर की जाएगी। 7 दिवस के अंतर्गत जो जांच है वो कंप्लीट की जाएगी, प्रारंभिक जांच। हालांकि BNSS में नया प्रावधान आ गया है, धारा 173(3) के अंतर्गत इसमें 14 दिवस दिए गया है। 14 दिवस तक जांच की जा सकती है। उसके लिए अलग से प्रावधान भी किए गए हैं इसको लागू करने के लिए कि ये गजेटेड अफसर से मतलब कि कम से कम CO स्तर के अधिकारी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 14 दिवस का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें जो ललिता कुमारी का केस लो था इसके अंतर्गत 7 दिवस का जांच का प्रावधान था। अब ये बात आई सामने कि अभी तो आप ये बता रहे थे कि FIR पंजीकृत करना अनिवार्य है, इसमें जांच का सवाल कहां से आ गया? तो इसमें प्रारंभिक जांच भी की जा सकती है 7 दिवस तक। ये प्रावधान किया गया था। कौन से मामले थे उनको भी मैं बताऊंगा, किन मामलों में जांच की जा सकती है। अब आता है प्रारंभिक जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, केवल यह सुनिश्चित करना है या नहीं। ये बात आई थी सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट 2018, इस मामले के अंतर्गत ये बात आई थी। अब आता है कि कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जांच की जा सकती है, तो उनको समझेंगे। इसमें दिए गए हैं ये मामले दे रखे हैं, 5 कंडीशन दे रखी है। वैवाहिक विवाद, पारिवारिक विवाद, इनके अंतर्गत जांच की जा सकती है कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। ये 7 दिवस के अंतर्गत जांच कंप्लीट की जाएगी। दूसरा हो गया वाणिज्यिक अपराध। जो भी वाणिज्यिक अपराध होते हैं, कॉमर्शियल मैटर्स होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो सिविल प्रकृति का रहा हो या क्रिमिनल का, ये देखने के लिए इसमें किया जाता है। चिकित्सीय उपेक्षा के मामले, चिकित्सीय उपेक्षा के मामले ऐसे नहीं पंजीकृत किए जाते हैं। पहले CMO ऑफिस से एक जांच होती है, तब उसकी रिपोर्ट आती है, तब FIR पंजीकृत होती है। तो इस मामले में जांच की जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में भी जांच की जा सकती है। साथ ही ऐसे मामले जिनमें असामान्य रूप से 3 महीने से अधिक की देरी हुई है, 3 महीने बाद कोई पंजीकृत कराने के लिए थाने पहुंचता है, उस मामले में भी जांच की जा सकती है। तो यह जांच का विषय था कि किस किस मामले में जांच की जा सकती है। तो ये ललिता कुमारी के केस में दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आपके सभी के समझ में आया होगा FIR के विधिक प्रावधान क्या है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।